नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजन जर्नी में। दोस्तों, क्या सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी? क्या सम्राट अशोक दिखने में क्रूर थे और क्या उन्हें चंड अशोक के नाम से पुकारा जाता था, या फिर ये सभी बातें सिर्फ कपोल कल्पित और धूर्त तथा पाखंडियों के द्वारा रचित काल्पनिक कहानियां हैं? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सच क्या है, जानिए हमारे इस खास वीडियो में। सम्राट अशोक के माध्यम से दुनिया भर में भारत की नैतिक विजय का जो गौरव हासिल हुआ है, उसकी दीप्ति 2200 साल के बाद भी धुंधली नहीं हुई है। दुखद है कि कुछ एक लोग उस दीप्ति को धुंधली करने पर आमदा हैं। प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य अशोक राज्य में स्थापित हुआ। एक भाषा और लिपि से जबरदस्त राष्ट्रीय एकता कायम हुई। इसी काल में भारत की नैतिक विजय पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व यूरोप से लेकर दक्षिण के राज्यों तक पहुंच गई थी। विश्व इतिहास में अशोक राज्य इसकी मिसाल है कि राज्य भी अहिंसक हो सकता है। बुद्ध और अशोक भारत की शांति संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। इसलिए स्वतंत्र भारत में सारनाथ के सिंह शीर्ष को अपने राज्य चिन्ह के रूप में ग्रहण कर मानवता के इस महान नायक के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। दीपवंश, महावंश और अशोकावदान जैसी परवर्ती ग्रंथों में अशोक से संबंधित अनेक गप्पें लिखी गई हैं। हमें इनसे सजग रहने की जरूरत है दोस्तों। मिसाल के तौर पर एक साहित्यिक गप्प है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। हमें इस गप्प का अन्य स्रोतों से सत्यापन करना चाहिए, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। तो आइए इस गप का पुरातात्विक सत्यापन करते हैं। सम्राट अशोक ने 5वें शिलालेख में अपने और अपने भाइयों के रनिवासों तथा अपनी बहनों के निवास कक्षों का उल्लेख किया है, जो पाटलिपुत्र में भी थे और बाहर के नगरों में भी थे। उनके कुछ भाई विभिन्न प्रांतों के वायसराय थे, इसलिए यह गप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अमान्य है। जैसा कि हम देखते आए हैं कि सम्राट अशोक द्वारा 99 भाइयों की हत्या की बात झूठी है। ऐसी ही झूठी बातों के आधार पर सम्राट अशोक की छवि धूमिल करने के लिए कुछ एक परवर्ती ग्रंथों में चंड अशोक कपोल कल्पित अवधारणा खड़ी की गई है। इनमें सबसे आगे संस्कृत ग्रंथ अशोकावदान है। पुरातत्व में चंड अशोक का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। यहाँ तक कि भारत के बौद्धेतर राजाओं के अभिलेखों में भी इसका जिक्र नहीं मिलता। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में सम्राट अशोक का उल्लेख है, लेकिन वे वहां जन कल्याणकारी राजा के रूप में उपस्थित हैं। धम्म अशोक का उल्लेख पुरातत्व में मिलता है। सारनाथ के संग्रहालय में कुमार देवी का अभिलेख है। कुमार देवी घेड़वाल नरेश गोविंद चंद्र की पत्नी और काशी राज जयचंद्र की दादी थी। 12वीं सदी के इस अभिलेख में सम्राट अशोक को धर्म शोक कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरातत्व में कल्याणकारी अशोक और धम्म अशोक के पुख्ता सबूत मिलते हैं, किंतु पुरातात्विक सबूत चंड अशोक की कपोल कल्पित अवधारणा के खिलाफ है। अशोकावदान मूलतः दिव्यवादान नामक मिथक कथाओं के एक ग्रंथ संग्रह का अंग है। इसमें अशोक से जुड़ी अनेक कपोल कल्पित कथाएं हैं। अशोक के पूर्व जन्म की कथा भी इसमें है। इसी ग्रंथ में अशोक की क्रूरता की आड़ में अंतःपुर की स्त्रियों को जलाए जाने का जिक्र है, जबकि स्त्रियों के हित के लिए उन्होंने बाकायदा विभाग स्थापित किए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि सम्राट अशोक को उनके अभिलेखों में प्रियदर्शी कहा गया है। प्रियदर्शी का मतलब है जो देखने में सुंदर हो। ऐसे भी सम्राट अशोक की प्राचीन नक्काशी तथा मूर्तियां मिली हैं। कहीं भी क्रूर होने का चित्रण नहीं मिलता है। इसके विपरीत गुइमेक म्यूजियम पेरिस में, फ्रांस में अशोक की रखी नक्काशी अपनी कदकाठी में प्रभावशाली और मनोहरी है। अशोक का राजपथ के प्रतिमान बड़े ऊंचे थे। वे हर समय और हर जगह जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार रहते थे। अशोक ने संपूर्ण प्रजा को अपनी संतान को होना बताया है, कारण कि अशोक प्रजा से प्यार करते थे। आज जो अत्यंत विकसित देश दुनिया के छोटे या अल्प विकसित और अविकसित देशों की सार्वजनिक कल्याण के लिए मदद करते हैं, वह सम्राट अशोक की ही देन है। भारत ने पहले अशोक राज में ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में सार्वजनिक जन कल्याण के कार्यक्रम चलाए। यूनान के जिस सिकंदर ने हमारे पंजाब में खून की होली खेली थी, उसी यूनान में सम्राट अशोक ने बस 2 ही पीढ़ी बाद दवाइयां बंटवाई थी।
अशोक ने न सिर्फ मानव अधिकार की बल्कि जीव संरक्षण तक की बात चलाई थी। यहीं से जियो और जीने दो का सिद्धांत तैयार हुआ है। अशोक राज में दंड विधान समान था, व्यवहार की समानता थी और सभी पर बगैर भेदभाव के एक ही कानून लागू था। खुद सम्राट अशोक ने जल कल्याण के लिए बाग बगीचे बनवाए, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए, पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए और वो ऐसा करने वाले विश्व के पहले सम्राट थे। भारत में सम्राट अशोक को लेकर अनेक नाटक लिखे गए हैं। चंद्रराज भंडारी ने सम्राट अशोक 1923 नामक नाटक लिखा, 1923 में लिखा था यह नाटक। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अशोक नाम से 1926 में नाटक की रचना की। दशरथ ओझा का विख्यात नाटक प्रियदर्शी सम्राट अशोक 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जाहिर है कि गुलाम भारत के नाटककारों ने भी राष्ट्र नायक अशोक पर इतनी हल्की टिप्पणी नहीं की जितनी हल्की टिप्पणी दया प्रकाश सिन्हा ने की है। यदि मानव कल्याण के लिए धर्म कार्य पागलपन है तो फिर मानवता क्या है? दया प्रकाश सिन्हा हर हाल में अशोक की छवि धूमिल करने के लिए जिम्मेदार हैं। कारण यह है कि वे अप्रमाणित तथ्यों को अन्य स्रोतों से बगैर साहित्यिक किए कूड़ा की भांति बटोर रहे हैं और अशोक महान की छवि खराब कर रहे हैं। अशोक का चरित्र हनन केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि कई इतिहासकारों द्वारा भी किया गया है। बाद के काल में लिखे गए ग्रंथों और लेखों में अशोक की नीतियों को उनके साम्राज्य के पतन का कारण बताया गया। यह दावा किया गया कि बौद्ध धर्म के प्रति उनकी असीम भक्ति ने मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया, जिससे साम्राज्य का पतन हुआ। आज जो भी विद्वान लेखक इतिहासकार सम्राट अशोक का चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें जरा अपनी बुद्धि पर जोर देकर सोचना चाहिए कि भारत ही नहीं विश्व के महान सम्राट की छवि को क्यों धूमिल करने को उतारू हैं। तो दोस्तों यह थी सम्राट अशोक के खिलाफ साजिशों की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।